नमस्कार। नमस्कार। आज हम ईरान में जो हाल में तनाव और टकराव बढ़ा है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, पिछले कुछ हफ्तों में काफी कुछ हुआ है। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ रिपोर्ट्स हैं जो इन घटनाओं का जिक्र करती हैं। हमले हुए, फिर जवाब आए और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ रहा है। तो हमारा मकसद है कि इन सब को थोड़ा समझें। तो चलिए देखते हैं क्या है ये सब। जरूर। तो कहानी शुरू होती है करीब 13 से 22 जून के बीच। अमेरिका और इजराइल ने हवाई हमले किए। हाँ, और निशाने पर थे ईरान के फौजी ठिकाने, मिसाइल साइट्स और अहम परमाणु केंद्र भी। जैसे तेहरान का कमांड सेंटर और नातांज और फोर्डो जैसी जगह है जो उनके परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। और 22 जून को तो अमेरिका का वो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ था। हाँ, जिसमें B-2 बॉम्बर्स ने वो बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए। काफी बड़ा ऑपरेशन लगता है। यकीनन। पर अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है कि इन हमलों से असल में नुकसान हुआ कितना, इस पर ना अलग अलग बातें सुनने को मिल रही हैं। ये आम है ऐसी स्थितियों में। अमेरिकी अधिकारी तो कह रहे हैं कि भाई ईरान की जो क्षमता है वो लंबे समय के लिए कम कर दी गई है। लेकिन फिर अमेरिका की ही डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA की कुछ लीक हुई रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि नहीं, बस थोड़ी देर के लिए रुकावट आई है, मतलब पूरी तरह खत्म नहीं हुई क्षमता। अच्छा, और IAEA का क्या कहना है? IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, वो कह रही है कि हाँ, नुकसान तो काफी हुआ है पर पूरी तरह तबाही नहीं हुई है। तो मतलब 3 अलग-अलग आंकलन, ये अपने आप में काफी कुछ कहता है। क्या कहता है ये? एक तो ये कि जमीनी हकीकत जानना कितना मुश्किल है, इंटेलिजेंस की अपनी सीमाएं हैं, और दूसरा शायद थोड़ी राजनीति भी है इसमें कि कौन क्या दिखाना चाहता है। हो सकता है। लेकिन IAEA की बात अहम है क्योंकि वो शायद जमीनी हकीकत के ज्यादा करीब होते हैं, या कम से कम उनका नजरिया थोड़ा निष्पक्ष होता है। और नातांज और फोर्डो को निशाना बनाना ये साफ दिखाता है कि मकसद ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को सीधा झटका देना था। अच्छा, तो फिर ईरान चुप तो नहीं बैठा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने 23 जून को जवाब दिया। कतर में अल उदीद एयरबेस पर मिसाइलें दागी। हाँ, जहां अमेरिकी फौज भी मौजूद है। इस ऑपरेशन का नाम भी रखा उन्होंने, ऑपरेशन बशारत फतह, जीत की खुशखबरी जैसा कुछ। पर कतर का कहना है कि 14 में से 13 मिसाइलें तो उन्होंने रोक लीं और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हाँ, ये रिपोर्ट आई थी। अब इसे अगर बड़ी तस्वीर में देखें ना, हाँ, तो भले ही मिसाइलें रोक ली गई, पर यह हमला ईरान की तरफ से एक सिग्नल था, अपनी ताकत दिखाने का, अपना इरादा जाहिर करने का, कि हम भी जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सीधी फौजी टक्कर का खतरा बना हुआ है। अच्छा, और इसी दौरान एक और चीज हुई थी जून के बीच में ही। क्या? मोसाद यानी इजराइल की खुफिया एजेंसी, उनकी कुछ सीक्रेट ड्रोन कार्रवाइयों की खबरें आईं। ओह, ड्रोन हमले ईरान के अंदर? हाँ, कहा जा रहा है कि इन बड़े हवाई हमलों से पहले ही मोसाद ने ईरान के अंदर ड्रोन भेजकर मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया था। अच्छा, तो ये एक तरह की तैयारी थी। हाँ, ऐसा लगता है। और कहा जा रहा है कि ये जो मिला जुला तरीका था, मतलब खुफिया ड्रोन हमले और फिर खुले हवाई हमले, इसने ईरान की जवाबी मिसाइल क्षमता को काफी कमजोर कर दिया। इसी वजह से शायद वो ज्यादा नुकसान नहीं कर पाए अल उदीद पर। ये वाकई दिलचस्प है। ये जो खुफिया तरीके और हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल बढ़ रहा है, हाँ, ये लड़ाई के तौर तरीकों को पूरी तरह बदल रहा है। अब यह सिर्फ आमने सामने की फौजी भिड़ंत नहीं रही, मामला कहीं ज्यादा पेचीदा हो गया है। सही कहा। और फिर एक और बड़ी प्रतिक्रिया हुई ईरान की तरफ से, पर वो फौजी नहीं थी। क्या? 22 जून को अमेरिकी हमलों के ठीक बाद ईरान की संसद में वोटिंग हुई। किस बात पर? हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को बंद करने पर विचार करने के लिए। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये अभूतपूर्व कदम था। हालांकि अभी इसे फाइनल मंजूरी नहीं मिली है और लागू भी नहीं किया गया है, पर इस पर विचार करना ही अपने आप में। बिल्कुल। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य तो दुनिया के तेल और LNG व्यापार की लाइफलाइन है। अगर वो बंद हो जाए तो क्या होगा? तो वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, ऊर्जा बाजारों में भूचाल आ जाएगा। इसकी सिर्फ धमकी ही बाजारों में अस्थिरता लाने के लिए काफी है। और इन सब सियासी और फौजी बातों के बीच आम लोगों का क्या हुआ? हाँ, ये पहलू अक्सर पीछे रह जाता है। 13 जून के जो इजरायली हमले हुए थे, हाँ। उसके बाद तेहरान से बहुत बड़ी संख्या में लोग शहर छोड़कर निकले। अच्छा। अंदाजा है कि कोई 1 लाख से ज्यादा लोग उत्तर की तरफ चले गए। सोचिए जरा। बाप रे, शहर खाली होने लगे। हाँ, और शहरों पर दबाव बढ़ा, इंटरनेट बंद कर दिया गया, पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई, आम जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। ये मानवीय पहलू बहुत अहम है।
इसका असर बहुत गहरा होता है और लंबे समय तक रहता है, और भू राजनीति की बड़ी बड़ी बातों में यह अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। सही। तो कुल मिलाकर देखें तो क्या तस्वीर बन रही है? देखिए, अमेरिकी और इजरायली हमलों ने ईरान के फौजी और परमाणु ढांचे को नुकसान तो पहुंचाया है। हाँ, पर कितना ये अभी तक साफ नहीं है। बिल्कुल, इस पर अभी भी सवाल हैं। इलाके में तनाव चरम पर है, और होर्मुज वाली धमकी वो दिखाती है कि आर्थिक खतरा भी मंडरा रहा है। तो आगे क्या हो सकता है? किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? एक तो ये कि ईरान आगे क्या कदम उठाता है। क्या वो अपनी एयर डिफेंस और मजबूत करेगा या कोई और आर्थिक चाल चलेगा? दूसरा, कूटनीति। क्या संयुक्त राष्ट्र या कोई और बीच में पड़कर तनाव कम करने की कोशिश करेगा? क्या वो कामयाब होंगी? और वो हॉर्मुज का खतरा? हाँ, वो आर्थिक जोखिम तो बना ही हुआ है, और आईएईए भी चाहेगा कि वो जल्द से जल्द अपने निरीक्षण फिर से शुरू कर सकें। ये सब देखते हुए एक सवाल मन में आता है। हाँ, बताइए। कि नुकसान के ये जो अलग अलग दावे हैं और ईरान ने जो थोड़ी बहुत जवाबी ताकत दिखाई है, इन सब को देखते हुए ये हमलों और जवाबी हमलों का जो सिलसिला चल रहा है, ये लंबे समय में इस इलाके में शक्ति संतुलन को असल में कैसे बदलेगा? मतलब सिर्फ फौजी ताकत के लिहाज से नहीं, बल्कि ओवरऑल शक्ति संतुलन पर क्या असर